अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू फाइल अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप फॉर्म इन एसएससीपी। अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप को आप यूबीओ भी कहते हैं, इसको यूबीओ डिक्लेरेशन के तौर पे भी जाना जाता है और इसको लोग यूबीओ फॉर्म भी कहते हैं। तो आज हम देखेंगे इसको किस तरह फाइल किया जाए। बेसिकली जब से आपके कंपनीज रेगुलेशंस 2024 आए हैं तो फॉर्म 45 को रिप्लेस किया फॉर्म 19 ने। सेम पर्टिकुलर्स हैं लेकिन फॉर्म की जो नंबरिंग है वो चेंज हो गई है। एसईसीपी ने जो नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं उनको कम कर दिया है। तो अब हमारा फॉर्म 45 फॉर्म 19 कहलाएगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे कंपनीज एक्ट पे। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 123 ए क्या कहता है मेड बेनिफिशियल ओनर के बारे में। उसके बाद फिर हम रेगुलेशंस के बारे में जाएंगे कि कौन कौन से फॉर्म्स हैं, एंड देन हम जाएंगे फॉर्म की फाइलिंग पे। तो सबसे पहले मैं कंपनीज एक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो जी, जो आपका अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है, इसको सेक्शन डील करता है 123 ए। ये सेक्शन क्या क्या कहता है इसको देख लेते हैं। A company shall maintain information of its ultimate beneficial owners in such form and manner with such period and obtain such declaration from its members as may be specified. कंपनी ने रिकॉर्ड मेंटेन करना है बेनिफिशियल ओनर्स का और सारी डिटेल्स एज में भी स्पेसिफाइड। इसकी स्पेसिफिकेशंस और इसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कंपनीज रेगुलेशंस में डिफाइन की गई हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे वो एक्सप्लेनेशन बता रहा है जी। For the purpose of this section, the term ultimate beneficial owner means a natural person who ultimately owns or controls a company, whether directly or indirectly, through at least 25% shares or voting rights, or by exercising effective control in that company through such other manners as may be specified. तो जो आपका अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है वो पर्सन होगा जिसकी कंपनी में 25% या इससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, चाहे वो डायरेक्टली ऑन कर रहा हो, ज्वाइंटली ऑन कर रहा हो, या इनडायरेक्टली उसको कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा हो कंपनी पे। बस आपने सिंपली याद रखना है कि ऐसा पर्सन जिसकी कंपनी में 25% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है वो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन को पूरा करेगा। एवरी कंपनी शेल in such form and manner as may be specified maintain a register of its ultimate beneficial owners and shall timely record their accurate and updated particulars including any change therein and provide a declaration to this effect to the registrar, and where any government is a member of a company such particulars of the relevant government shall be entered in the register of beneficial owners in the specified manner. तो हर कंपनी ने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जब जब उसमें कोई चेंजेस आ रही होंगी और वो टाइमली उसने रजिस्ट्रार को बतानी है। इससे सेम ऐसे ही गवर्नमेंट के केस में कि अगर किसी कंपनी में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है तो उसने गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म करना है। इसके बाद पेनल्टी है। Any contravention or default in complying with the requirement of this section shall be liable in case of a director or officer of company or any other person to a penalty which may extend to 1 million rupees and the company to a penalty which may extend to 10 million rupees. ऊपर 1 मिलियन है, नीचे 10 मिलियन है। तो अगर आप नहीं करते अपना जो आपका फॉर्म 19 है तो आपको पेनल्टी पड़ सकती है जो कंपनी के इंडिविजुअल डायरेक्टर्स हैं और मेंबर्स हैं टू 1 मिलियन, और कंपनी को पेनल्टी पड़ सकती है अप टू 10 मिलियन। तो बेसिकली जो आपका फॉर्म 19 है या जिसको आप फॉर्म 45 के नाम पे जानते थे पहले, उसकी सबमिशन पे पेनल्टीज बड़ी वाइडली लग रही हैं। 20-20 हज़ार रुपया सारी कंपनी जिन्होंने फॉर्म 45 नहीं सबमिट किया हुआ था सबको पेनल्टीज लगी हुई हैं। तो ये बात याद रखनी है आपने, चाहे चाहे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है चाहे एसएमसी है, तो आपने जो आपका फॉर्म 19 है वो लाजमी फाइल करना है। इवन तो एसएमसी के केस में एनुअल रिटर्न की जरूरत नहीं है फॉर्म ईयर फॉर्म 9 की, लेकिन जो यूबीओ का फॉर्म है अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर का, ये आपने फॉर्म लाजमी सबमिट करना है। अभी मैं आपको रेगुलेशंस पे चलता हूँ कि कौन कौन से फॉर्म होते हैं और ये किस तरह जो आपका फॉर्म 19 है किन प्रोसेस से गुजरता है। तो रेगुलेशन 48 है कंपनीज रेगुलेशंस 2024 का। एडिशनल पर्टिकुलर्स ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स। A company shall within 3 months of coming into force take responsible measures to identify and obtain the information of its ultimate beneficial owners as per Form 16 by issuing a notice to every member who directly holds at least 25% of the shares or voting rights in the company, or to the representative of every legal person or legal arrangement which holds at least 25% of shares or voting rights in the company. तो जी हर कंपनी ने नोटिस इशू करना है विद इन 3 months ऑफ कमिंग इन टू इफेक्ट ऑफ दिस सेक्शन। और उस मेंबर को जो 25% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहा है कंपनी में, चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, in reply to the notice issued by the company, every person to whom the notice has been issued under sub-regulation 1 shall submit a declaration to the company as per Form 17 within 14 days of the notice, indicating the name, address, and other particulars as specified therein, as are necessary to properly identify the ultimate beneficial owner.
कंपनी फॉर्म 16 मेंबर्स को भेजेगी जो 25% या से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहे हैं कंपनी में। उसके रिस्पॉन्स में वो मेंबर्स कंपनी को फॉर्म 17 भेजेंगे। फॉर्म 17 पे डिटेल्स लिखी होती है, नेम, एड्रेस, नेशनैलिटी, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, कब से शेयर होल्डिंग आपके पास एंड सो ऑन। मैं आपको दिखा देता हूँ। Provided that any person becoming a new member subsequently shall also within a period of 14 days of his name being entered in the register of members submit the said declaration to the company. अगर कंपनी के शेयर ट्रांसफर होते हैं तो ऐसे मेंबर्स विद इन 14 डेज कंपनी को ये डेक्लेरेशन सबमिट करेंगे एज पर फॉर्म 17। Where any change occurs in the particulars of ultimate beneficial owners or his ownership of the company, the person referred to in the sub-regulations 2 shall, within a period of 14 days from the date of any change, submit a declaration to the company as per Form 18 stating the nature of change and other particulars as mentioned therein. तो अगर कोई चेंज आ गई है तो फिर भी आपने विद इन 14 डेज जो है इन्फॉर्म करना है। जो आपका मेंबर होगा उसने कंपनी को इन्फॉर्म करना है एज पर फॉर्म 18 जो है उसने डेक्लेरेशन देनी है। तो सबसे पहले कंपनी फॉर्म 16 इशू करेगी, नोटिस इसको कहते हैं। सारे मेंबर्स फॉर्म 17 इशू करेंगे जिनकी शेयर होल्डिंग 25% या इससे एक्सीडिंग है। इसके अलावा अगर कोई नया मेंबर आ जाता है कंपनी में तो विद इन 14 डेज वो प्रोवाइड करेगा फॉर्म 17 कंपनी को। सब्सिक्वेंटली अगर कोई चेंज आ जाती है किसी पर्टिकुलर में तो फॉर्म 18 जाएगा जी, विद इन 14 डेज जो है आपका जो शेयर होल्डर है, जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है, वो कंपनी को फॉर्म 18 प्रोवाइड करेगा। अच्छा जी, उसके बाद जो सब रेगुलेशन 4 है, रेगुलेशन 48 की, इसमें बताया गया है कि कंपनी ने कौन कौन से मिनिमम कौन से पर्टिकुलर्स मेंटेन करने हैं जी। नेम है, फादर नेम है, CNIC, नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ ओरिजिन है, रेजिडेंशियल एड्रेस आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा, डेट जिस पे आपने कंपनी में शेयर होल्डिंग एक्वायरी की है और डेट जिस दिन पे आप अल्टीमेट ओनर बन गए, जिस दिन आप अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर बन गए और आपके पास जो शेयर होल्डिंग है वो 25% या उससे एक्सीड कर गई है। ये इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग के केस में है कि आप डायरेक्टली ऑन नहीं कर रहे, आपकी शेयर होल्डिंग कम है लेकिन आपके किसी और कंपनी में शेयर्स हैं और वो आप लोग ज्वाइंटली जो है अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर बन जाएंगे। तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद सब रेगुलेशन 5 ऑफ रेगुलेशन 48। Every company required to maintain a register of ultimate beneficial owners shall within 15 days from the receipt of declaration received under sub-regulation 2 or 3 and thereafter along with its annual return submit to the registrar concerned a declaration of compliance in pursuance of subsection 2 of section 123 of the Act as per Form 19। तो इसमें उसने बताया गया है कि जो कंपनी ने रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर का, कंपनी ने उसकी जो अंडरटेकिंग है वो एज पर फॉर्म 19 SACP को सबमिट करनी है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, जिसको आप फॉर्म ए कहते हैं या फॉर्म 9 कहते हैं अगर कंबाइन जा रहा है। वैसे फॉर्म ए जाता है जनरली अगर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो कंपनी ने फॉर्म 19 एनुअल रिटर्न के साथ सबमिट करना है। लिस्टेड एंटिटी के केस में आपने कमीशन को भी एक कॉपी भेजनी है अपनी अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर की जो डिटेल है। अच्छा जी, सब रेगुलेशन 6, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स शैल ऑथराइज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर दिस रेगुलेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेस और टू एनी अथॉरिटी और एजेंसी पर्सुएंट टू the powers to call for information entrusted by law to such authority or agency and to provide further assistance as may be required, and the name and particulars of such an officer shall be furnished to the registrar along with the declaration specified herein above। तो कंपनी अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को या किसी एक डायरेक्टर को ऑथराइज करेगी कि जो रजिस्ट्रार है, जब भी रजिस्ट्रार को कोई ज़रूरत पड़ेगी टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, तो रजिस्ट्रार इस कंसर्न पर्सन से वो इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर सकता है। या कोई भी असिस्टेंस चाहिए होगी तो जिस पर्सन को हम ऑथराइज करेंगे उससे ही वो इन्फॉर्मेशन डिमांड करेगा। जब आप अपना फॉर्म 19 डिक्लेयर करते हैं तो आप उसमें ये मेंशन करते हैं कि कौन ऑथराइज्ड ऑफिसर है, उसमें किसको बोर्ड ने डिक्लेयर किया हुआ है। Whether prejudice to the provision of Regulation 147, a company shall, to whom necessary information has not been provided by a member in reply to the notice issued under sub-regulation 1, make an application to the Commission in the form and manner specified in Regulation 5 of the Company's Distribution of Dividends Regulations 2017। तो अगर कोई मेंबर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता तो आपने कमीशन को लिखना है जी, और क्या फॉर्मेट होगा उसका और किस किस रेगुलेशंस के तहत लिखना है ये आप देख सकते हैं। कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स रेगुलेशंस 2017।
आगे वही अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन लिखी हुई है जी। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 25% या से ज़्यादा शेयर होल्डिंग ऑन कर रहा हो कंपनी में। अभी हम चलते हैं, मैं फॉर्म्स दिखा देता हूँ आपको कि फॉर्म्स कैसे होते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे लीव पे कि हमने फॉर्म्स को सबमिट किस तरह करना है। सो दिस इज योर फॉर्म 16, नोटिस टू मेंबर्स फॉर प्रोवाइडिंग पर्टिकुलर्स ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स। डेट आ जाएगी बाय पोस्ट या ईमेल है, नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, मेंबर का डेट आ जाएगी। नोटिस अंडर रेगुलेशन 48 ऑफ द कंपनीज रेगुलेशन 2024, और ये सारे नोटिस के पर्टिकुलर्स हैं जी। ये आप पढ़ लीजिएगा। 25% शेयर होल्डिंग है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑन कर रहा है। तो नीचे वो कह रहा है अकॉर्डिंगली इन केस यू डू नॉट होल्ड बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन द कंपनी योरसेल्फ, प्लीज सबमिट द फॉलोइंग information about the ultimate beneficial owner of the company as defined in the regulations on whose behalf you are holding such interest within 14 days of the date of this notice in accordance with regulations 48(2) of the regulations. Failing with, the company will proceed in the matter without further notice as per the provision of the act and regulations. वही सारे पर्टिकुलर्स हैं, नेम, फादर नेम, CNIC, नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ ओरिजिन, रेजिडेंशियल एड्रेस, ईमेल, जिस दिन आपने शेयर होल्डिंग एक्सरसाइज की और जिस दिन आप जो हैं अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर बन गए। इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग का जैसे मैंने आपको बताया कि आप भी शेयर होल्डर हैं, इसके अलावा कोई और कंपनी शेयर होल्डर है इस कंपनी में। जो कंपनी इस कंपनी में शेयर होल्डर है, आपके उस कंपनी में शेयर होल्डिंग है, तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस कंपनी के बेनिफिशियल ओनर बन जाएंगे, क्योंकि आप थ्रू अनदर एंटिटी, अगर आप दोनों के शेयर्स कंबाइन किए जाएं तो आप अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर बन जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एनी अदर इंफॉर्मेशन कंपनी जो रिक्वायर कर सकती है, इधर ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर आ जाएंगे। पर्सन ऑथराइज टू इशू नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कोई भी हो सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव, कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, व्हाट्सएवर। गवर्नमेंट बॉडी के केस में मैंने आपको बता दिया था कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी गवर्नमेंट को भी बताएगी अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी में शेयर होल्डर है तो। फॉर्म 17 जो मेंबर्स ने रिप्लाई करना है, नेम आ जाएगा, कंपनी का जो कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आ जाएगा, प्रेजेंटेड बाय, नेम आ जाएगा उस पर्सन का, आई, फिर उसका नाम आ जाएगा, डू सोलमली डिक्लेयर एज फॉलोज, नाम, पासपोर्ट या CNIC नंबर एंड सो ऑन, सारी डिटेल्स आ जाएगी, कंपनी का नेम आ जाएगा, शेयर होल्डिंग आ जाएगी जब उसने कंट्रोल एक्सरसाइज किया और जब वो मेंबर बना, परसेंटेज बता देगा, और ये पर्टिकुलर्स हैं जी, इजी टू फिल है जी। नेम, फादर नेम, CNIC, नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ ओरिजिन, रेजिडेंशियल एड्रेस, ईमेल, डेट ऑन विच शेयर होल्डिंग अक्वायर्ड इन दी कंपनी, जब वो शेयर होल्डर बना और जिस दिन और जिस डेट पे उसने कंट्रोल एक्सरसाइज कर लिया। और अगर इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग है तो ये पर्टिकुलर सारे, सपोज कर लें किसी कंपनी के थ्रू वो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर बन रहा है तो उसकी डिटेल आ जाएगी। सिंपली इस तरह से ये साइन कर देगा। तो ये इजी टू यूज़ है, अगर आप इसको रीड कर लेंगे तो आप इजीली इसको फाइल कर सकते हैं, और ये आपने कंपनी ने अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करना है, ये बात आप याद रखिएगा। फॉर्म 18 उस पर्पज़ के लिए है कि जब आपकी किसी जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है उसके किसी रिकॉर्ड में कोई चेंज आ जाती है, तो जो चेंज है वो आपने स्पेसिफाई कर देनी है, बता रहे हैं किस डेट को कब से चेंज आ रही है और ये चेंज सब्जेक्ट टू विच पर्पजेज है, तो ये आपने बता देनी है। तो जिस भी पर्टिकुलर में चेंज आ रही है, सपोज शेयर होल्डिंग में चेंज आ गई है तो वो आपने बता देनी है। आपकी कंट्री रीजन में चेंज आ गया, एड्रेस में चेंज आ गया, ईमेल एड्रेस में चेंज आ गया, तो जो भी चेंज आ रही है वो आपने बता देनी है। जो आपका अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर होगा उसने बतानी है। कोई नया मेंबर ऐड हो गया, ये देखें, नेम ऑफ द न्यू अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर, तो यहाँ तो कोई नया मेंबर आ सकता है, पुराने मेंबर्स की शेयर होल्डिंग की परसेंटेज इनहेंस हो सकती है, और कोई बाकी चेंजेस आ सकती हैं, तो ये आपने बता देनी है। ऐसे ही इंडायरेक्ट शेयर होल्डिंग के केस में भी किसी कंपनी में, किसी LLP में, किसी पार्टनरशिप फर्म में या किसी फॉरेन एंटिटी में आपकी शेयर होल्डिंग है तो उसकी परसेंटेज आ जाएगी। सिंपली साइन कर देने हैं, डेट आ जाएगी, ईयर आ जाएगा, और ये जो अंडरटेकिंग है, ये जो डिक्लेरेशन है, जो आपका अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है उसने कंपनी को सबमिट कर देनी है। कंपनी फॉर्म 16 इशू करेगी, उसके बाद फॉर्म 17 कंपनी को देगा मेंबर जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है, और फॉर्म 18 अगर ड्यूरिंग द ईयर को चेंज आ गया तो वो देगा। उसके बाद जी ये फॉर्म 19 आपका डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017।
तो ये फॉर्म 19 सबमिट करना है हमने, सिर्फ हमने फॉर्म 19 सबमिट करना है एसईसीपी को। तो कंपनी का जो कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आ जाएगा, कंपनी का नाम आ जाएगा। अगर आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो ये चीज़ें भी खुद ही फुलफिल हो जाएंगी, खुद ही सिस्टम ऑटो जनरेटेड ही फिल कर देगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फी पेमेंट डिटेल्स, चलान नंबर, अमाउंट नंबर, ये ना भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। कंप्लाइंस अगेंस्ट नोटिस इशूड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ रेगुलेशंस 48। तो मैंने आपको जैसे रेगुलेशन 48 बताया था कि कंपनी नोटिस इशू करेगी उन मेंबर्स को जिनकी शेयर होल्डिंग जो है 25% या इससे ज़्यादा है, चाहे वो डायरेक्टली है चाहे इनडायरेक्टली है। The company in month has issued a notice as per Form 16 to every member directly holding at least 25% of shares or voting rights in the company, or to the representative of every legal person or legal arrangement which hold at least 25% of shares or voting rights in the company, to obtain information of its ultimate beneficial owners in compliance with sub-regulation 1 of Regulation 48। तो कंपनी ने नोटिस इशू करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एज पर फॉर्म 16 जो है आप नोटिस इशू करोगे। टोटल नंबर ऑफ नोटिस इशूड इज, सपोज कर लें कि एक कंपनी में 2 मेंबर हैं, वो 50-50% शेयर होल्डिंग ऑन कर रहे हैं, तो 2 नोटिस इशू होंगे। एक कंपनी में 3 मेंबर हैं, 2 मेंबर्स जो हैं वो 40-40% शेयर होल्डिंग ऑन कर रहे हैं और तीसरा मेंबर जो है उसके पास 20% है, तो फिर भी 2 2 जो नोटिस हैं वो इशू होंगे। अब कंपनी किस मंथ में नोटिस इशू करेगी? सपोज कर लें कि हमारा जो फॉर्म है, हमारा फॉर्म ए जो है वो जाता है अक्टूबर के मंथ में, तो हम मंथ ऑफ अक्टूबर कर देंगे। अगर हम एनुअल फॉर्म कर रहे हैं तो अक्टूबर कर देंगे इसको, इधर अक्टूबर आ जाएगा आपका, क्योंकि हमारा जो फॉर्म ए है उसकी जो लास्ट डेट होती है वो होती है 28 अक्टूबर, विद इन 120 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो इधर इधर अक्टूबर आ जाएगा। इधर यस या नो सेट करना है तो यस कर देना है। अगर हम ऑनलाइन फॉर्म जब फाइल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ही सबमिट हो रहा होगा, ये ऑटोमेटिकली यस हो रहा होगा। जब हम इधर नंबर ऑफ नोटिस इशूड और ये मंथ सेलेक्ट कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ही सिलेक्ट हो रहा होगा। आगे वो कह रहा है कि कंपनी हैज़ रिसीव डिक्लेरेशन एज पर फॉर्म 17 फ्रॉम द मेंबर्स पर्सन्स टू होम नोटिस हैव बीन इशूड एज रिक्वायर्ड अंडर सब रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 48। तो जो मेंबर्स हैं उन्होंने एज पर फॉर्म 17 जो है कंपनी को रिस्पॉन्स सबमिट करना है। Total number of members directly holding at least 25% of shares or voting rights in the company, and representative of legal persons or legal arrangements holding 25% of shares or voting rights in the company as of the date of Form 19।